नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों में गहराई तक उतर रहे हैं। ये किताब है सेल्फ हीलिंग के बारे में, पॉजिटिव सोच और अपने अंदर की जो शक्ति है उसे पहचानने के बारे में। ये किताब असल में मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग और प्रेरणा देने वाली बातों का एक मिक्सचर है। कभी सोचा है आपने कि हमारा दिल सिर्फ ब्लड पंप करने वाला ऑर्गन नहीं है? शायद ये हमारी सारी शक्तियों का सेंटर हो सकता है। लेखिका का मानना है कि जब विचार दिल की गहराई से आते हैं तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। और आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है कि जीवन की जो मुश्किलें हैं उनसे निपटने के लिए और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत को कैसे खोजें, एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि शक्ति पाने वाले इंसान की तरह। तो चलिए इसे समझते हैं। जिंदगी के जो अनुभव है वो आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी सिचुएशंस के क्रिएटर रचयिता खुद है। किताब हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझकर जहां भी कोई मुश्किल लग रही है या दर्द महसूस हो रहा है वहां गाइडेंस पा सकते हैं। बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की है कि ये क्यों मायने रखता है और हम इसमें अपनी शक्ति कैसे वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहली और मुझे कहना होगा काफी चौंकाने वाली बात जो किताब सामने रखती है वो है हाँ कहने वाला इंसान बनना। किताब का तर्क है हम जितना ज्यादा इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए उतना ही ज्यादा वही हमें मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या यूनिवर्स हमारी हर सोच पर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बस हाँ कह देता है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये एक बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल है। वो हमारे विचारों की क्वालिटी को जज नहीं करता, वो बस उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम लगातार कमी के बारे में, डर के बारे में या परेशानी के बारे में सोचेंगे तो अनजाने में हम उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसलिए किताब कहती है कि अपने विचारों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। नेगेटिव सोच या शिकायत करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम जीवन में चाहते हैं, जैसे मौके, खुशहाली, प्यार। तो अगर कोई लगातार सोचता है मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो यूनिवर्स उस पर भी हाँ कह रहा है। और अगर कोई सोचे मेरे लिए अवसर हमेशा मौजूद हैं, तो उस पर भी हाँ। ये तो काफी जिम्मेदारी वाली बात लगती है फिर। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी की भावना ही असल में एम्पावरमेंट की कुंजी है। किताब हमें याद दिलाती है कि हम एक अनंत ज्ञान और संभावनाओं के सागर से घिरे हुए हैं और ये सागर हमारे अंदर भी मौजूद है। यूनिवर्स हमें हर तरह से पॉजिटिवली सपोर्ट करने को तैयार बैठा है, बस हमें बाहें खोलकर उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये गहरा विश्वास कि हमारी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए सब कुछ यही है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा खुशियाँ, सब कुछ अवेलेबल है। बस हमें उसे पाने के लिए खुद को योग्य समझना होगा और उसे हाँ कहना होगा। ठीक है, तो विचारों को सावधानी से चुनना और पॉजिटिविटी को हाँ कहना, ये हुआ पहला कदम। लेकिन अक्सर हमारी नेगेटिव सोच की जड़ कहीं और गहरी होती है, शायद खुद को पसंद ना करने में। यहीं पर किताब का अगला शक्तिशाली विचार आता है, स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ अपनी अच्छी बातें मानना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। आत्मस्वीकृति का मतलब है अपने हर हिस्से को स्वीकार करना। न सिर्फ वो हिस्से जिन पर हमें गर्व है, बल्कि वो भी जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं। जब हम डरे हुए थे, जब हमने बेवकूफ़ी की, जब हम असफल हुए, जब हम उतने अच्छे नहीं थे जितने हो सकते थे, और हाँ, जब हम अच्छे थे तब भी। अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को, अपनी कहानी के हर मोड़ को बिना किसी शर्त के अपनाना। ये तो बहुत बड़ी बात है। अपने अतीत की गलतियों या शर्मिंदगी वाले पलों को स्वीकार करना आसान नहीं होता। किताब इसके लिए कोई तरीका सुझाती है? हाँ, एक बहुत ही सीधा लेकिन पावरफुल अभ्यास है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखना और कहना, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें ठीक वैसा ही स्वीकार करती हूँ। किताब कहती है कि इसे करते समय ध्यान दें कि मन में क्या विचार या भावनाएं उठती हैं। क्या कोई रेजिस्टेंस आता है? क्या असहजता महसूस होती है? ये अभ्यास अक्सर हमारी आत्म अस्वीकृति की जो गहरी जड़ें हैं उन्हें सतह पर ले आता है। क्योंकि सच तो ये है कि आत्म अस्वीकृति ही हमारी ज्यादातर समस्याओं की बुनियाद है।
जब हम खुद को पूरी तरह बिना शर्त प्यार नहीं करते तो हम हमेशा अधूरे और नाकाफी महसूस करते हैं। संपूर्णता और उपचार तभी संभव है जब हम अपने अस्तित्व के हर टुकड़े को, अपने शरीर को, उसके वजन, कद को, अपनी शख्सियत को, अपने लिंग को, अपने अनुभवों को, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्वीकार कर लें। ये मानना कि हम इस दिव्य और भव्य जीवन की एक अनूठी अभिव्यक्ति हैं और सर्वश्रेष्ठ चीज़ों के हकदार हैं, चमत्कारों को, उपचार को, खुशहाली को और सबसे बढ़कर खुद को स्वीकार करना। हाँ, जब हम खुद को इस तरह स्वीकार करने लगते हैं तो क्या इससे हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदलता है? खासकर मुश्किल हालात में दूसरों पर दोष डालने की जो आदत होती है, उसका क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। किताब इस बात पर जोर देती है कि कोई भी व्यक्ति, जगह या चीज़ हम पर तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक हम अपने मन में उसे हावी होने की इजाज़त न दें, क्योंकि अपने मन के विचारों के मालिक सिर्फ हम हैं। हम ही अपने अनुभवों के निर्माता हैं। तो अगर हम निर्माता हैं तो हम बदलाव भी ला सकते हैं। यहीं पर संकल्प या इरादा करने की बात आती है ना। किताब कहती है कि बदलाव की तरफ पहला कदम है संकल्प लेना। ये कैसे काम करता है? संकल्प लेना महज इच्छा करना नहीं है, ये एक तरह की घोषणा है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारी गहरी मान्यताओं और आदतों को कंट्रोल करता है, एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि मैं अब जिम्मेदारी ले रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ और मैं इसे बदलने का चुनाव कर रहा हूँ। जैसे हम संकल्प लेते हैं, हम उस लाचार, पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर अपनी शक्ति को वापस पा लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ संकल्प लेना काफी है? कई बार लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ बदला नहीं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। संकल्प तभी पूरी तरह काम करते हैं जब हमारे अंदर का एक हिस्सा ये मानने को तैयार हो कि हम उस अच्छी चीज के योग्य हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। अगर हमारे अवचेतन में कहीं ये विश्वास छिपा है कि मैं इसके लायक नहीं हूं या ये मेरे लिए संभव नहीं है, तो वो संकल्प को साकार होने से रोकेगा। तब हम बाहरी तौर पर कहते हैं कि संकल्प काम नहीं करते, जबकि असली बाधा हमारी अपनी योग्यता की भावना होती है। तो हमें अपने अंदर छुपे इन नेगेटिव विश्वासों को पहचानना होगा। बिल्कुल। किताब इसके लिए भी आईने वाले अभ्यास का सुझाव देती है। जब आप आईने में देखकर अपना पॉजिटिव संकल्प दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं या मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, तो ध्यान दें कि मन में कौन से विरोधी विचार आते हैं। उन्हें एक कागज पर लिख लें। ये वो नेगेटिव मैसेज हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। उनके प्रति जागरूक होना ही उन्हें बदलने का पहला कदम है। और हाँ, बदलाव में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये रातों रात नहीं होता। अधीरता असल में बदलाव का ही एक प्रतिरोध है। ये दिखाता है कि हम प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। ये समझ आता है। तो हमने विचारों को चुनने, खुद को स्वीकार करने और बदलाव का संकल्प लेने की बात की। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें गुस्सा, डर, अपराध बोध जैसी नेगेटिव भावनाओं से भी निपटना पड़ता है। किताब इनके बारे में क्या कहती है? क्या इन्हें दबा देना चाहिए? बीमारियों का रूप ले सकता है। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है जो अक्सर तब पैदा होती है जब हमें डर लगता है या हमारी सीमाएं लांघी जाती हैं। इसे महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे रचनात्मक तरीके से बाहर निकालना जरूरी है। रचनात्मक तरीके से? जैसे कैसे? मतलब क्या करें? हाँ, किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाती है, जैसे अकेले में कार के शीशे बंद करके जोर से चिल्लाना, या तकिए पर मुक्के मारना, उसे लात मारना, या फिर आईने के सामने खड़े होकर उस व्यक्ति या स्थिति से अपनी सारी भड़ास निकाल देना जिससे आप नाराज हैं। उसे सब कह देना जो आप महसूस करते हैं। मैं तुम पर बहुत नाराज हूं, तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। इसे निगलने के बजाय शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। और सबसे बुरा है खुद पर गुस्सा करना, क्योंकि ये हमें उन्हीं गलत पैटर्न में फंसाए रखता है। और डर का क्या? डर तो बहुत आम भावना है, सबको लगता है। डर भी एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। जब डर लगे तो उसे दुश्मन समझने के बजाय उसे स्वीकार करें। मन ही मन डर से कहें, मैं समझती हूं कि तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, धन्यवाद। लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। उसे पहचानें, उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दें और फिर उसे जाने दें। डर को ज्यादा महत्व देने से वो और बढ़ता है। और अपराध बोध? अक्सर हम पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? अपराध बोध को किताब सबसे व्यर्थ, मतलब यूजलेस
भावनाओं में से एक मानती है। ये हमें अतीत में कैद रखता है और वर्तमान में कुछ भी पॉजिटिव करने से रोकता है। अगर अतीत में कुछ गलत किया है तो उससे सीखें और उसे दोहराएं नहीं। अगर संभव हो तो उसकी भरपाई करें, लेकिन खुद को या दूसरों को लगातार दोषी महसूस कराना किसी का भला नहीं करता, बल्कि ये सज़ा को आमंत्रित करता है और सज़ा हमेशा दर्द लाती है। इसकी जगह माफ़ी का रास्ता अपनाना चाहिए। माफी, ये भी एक मुश्किल विषय है, खासकर अगर किसी ने हमें बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो। कैसे माफ करें? हाँ, माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन किताब इसे दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक तोहफा मानती है। माफ़ी हमें अतीत के बोझ से आज़ाद करती है और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की इजाज़त देती है। ये समझना ज़रूरी है कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के गलत व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं या उसे भूल रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि हम उस दर्द और कड़वाहट को अपने अंदर और ढोने से इनकार कर रहे हैं। और हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे माफ़ करें, बस माफ़ करने के लिए तैयार होना काफ़ी है। यूनिवर्स अपने आप रास्ता दिखा देगा। जब हम माफ़ करने का इरादा करते हैं तो एक भारी बोझ कंधों से उतर जाता है। और सबसे ज़रूरी माफ़ी अक्सर हमें खुद को देनी होती है, शायद खुद से पर्याप्त प्यार न करने के लिए या अपनी ज़रूरतों का ध्यान ना रखने के लिए। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे विश्वास ही हमारी दुनिया बनाते हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है? बिल्कुल, यही किताब का केंद्रीय संदेश है। जीवन बहुत सादा है। हम जो विश्वास करते हैं वही हमारे लिए सच हो जाता है। हम अपनी सोच और भावनाओं से अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं। अगर हम मानते हैं कि दुनिया खतरनाक जगह है तो हमें वैसे ही अनुभव मिलेंगे। अगर हम मानते हैं कि जीवन प्रेम और समर्थन से भरा है तो हमें उसका प्रमाण मिलेगा। तो क्या हमें जानबूझकर पॉजिटिव विश्वासों को चुनना और उन्हें दोहराना चाहिए, जैसे अफर्मेशंस? हाँ, किताब यही सुझाव देती है। कुछ शक्तिशाली पॉजिटिव विश्वास जिन्हें हम अपना सकते हैं। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, जीवन सहजता और प्रेम से परिपूर्ण है, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी मुझे जानना जरूरी है वो मुझे सही समय पर पता चल जाता है, मैं हर अच्छे अनुभव के योग्य हूँ। इन विचारों को रोज दोहराना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करता है। हर पल खुद से पूछना उपयोगी है, मैं इस क्षण क्या सोच रही हूँ? क्या मैं चाहूंगी कि ये विचार मेरा भविष्य बनाए? हमें अपने सीमित करने वाले विश्वासों के प्रति भी जागरूक होना होगा। ये व्यक्तिगत हो सकते हैं, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, पारिवारिक, हमारे खानदान में कोई अमीर नहीं बना, या सामाजिक, एक औरत आदमी होने के नाते मैं ये नहीं कर सकती। किताब इन्हें संभावनाओं का योग कहती है, यानी वो सभी सीमाएं जो हमने खुद पर लगा रखी हैं। हर बार जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, हम खुद को एक दायरे में बांध लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं? या ब्रह्मांड की रसोई का एक उदाहरण है, वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। क्या आप उसे समझा सकती हैं? हाँ, ये एक बेहतरीन मेटाफर है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू देखते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि वेटर ऑर्डर किचन तक ले जाएगा, शेफ खाना बनाएगा और वो तैयार होकर हमारे पास आएगा। हम बार बार किचन में झांक कर नहीं पूछते बना क्या, कितना टाइम लगेगा, है ना? हाँ, सही बात है, भरोसा रखते हैं। उसी तरह हमें यूनिवर्स रूपी रसोई में अपनी इच्छाओं का ऑर्डर देना है, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना है, जैसे मेन्यू चुनना, उन्हें महसूस करना है जैसे वे पूरी हो चुकी हैं, ऑर्डर देना, और फिर यूनिवर्स पे विश्वास करना है कि वो उन्हें सही समय, सही जगह और सही तरीके से हम तक पहुंचाएगा। भरोसा करना कि खाना आएगा। हमें शक करने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास रखना है कि जीवन हमारा समर्थन करता है और हमारी जरूरतें पूरी होंगी। सहायता मांगनी है, जीवन को बताना है कि हमें क्या चाहिए और फिर उसे घटित होने देना है। ये विश्वास कि जीवन हमारा समर्थन करता है, ये बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, अब अंत में बात करते हैं उपचार और संपूर्णता की। किताब कहती है उपचार का मतलब है संपूर्ण होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने शरीर और अपने अस्तित्व के हर हिस्से को स्वीकार करना और प्यार करना, न कि सिर्फ उन हिस्सों को जो हमें अच्छे लगते हैं या ठीक काम कर रहे हैं। किताब के अनुसार हमारा शरीर हमारे अंदरूनी विचारों और विश्वासों का आईना है। शरीर की हर कोशिका हमारी हर सोच और हमारे हर शब्द पर प्रतिक्रिया करती है। लगातार नेगेटिव विचार या भावनाएं शरीर में असंतुलन पैदा कर सकती हैं, जो बीमारी के रूप में प्रकट हो सकता है।
तो क्या हमें अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना सीखना चाहिए? जैसे कहीं दर्द हो रहा हो तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय। बिल्कुल। अक्सर जब हमें कोई दर्द या तकलीफ होती है तो हम तुरंत गोली खाकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। हम शरीर से कहते हैं, चुप रहो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। किताब सुझाव देती है कि हम इसके बजाय शांति से बैठें, आंखें बंद करें और अपने शरीर के उस हिस्से से पूछें, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, मुझे क्या जानने की जरूरत है। क्या शरीर सच में जवाब देता है? मतलब कैसे? जवाब किसी आवाज के रूप में नहीं, बल्कि एक एहसास, एक विचार या एक समझ के रूप में आ सकता है। शायद जवाब हो, थोड़ा आराम कर लो, या उस पुरानी कड़वाहट को छोड़ दो। शरीर, मन और आत्मा की एक मिलीजुली उपचार टीम बनाना जरूरी है। किताब ये भी बताती है कि कैसे माफ करना, खासकर पुरानी नाराजगी और कड़वाहट को दिल से निकाल देना, शारीरिक उपचार में चमत्कारिक रूप से मदद कर सकता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी। बीमारियां अक्सर माफ न कर पाने की स्थिति से जुड़ी होती हैं। उपचार का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाना है, जो अक्सर हमारे विचारों और भावनाओं में होती है। हमें अपने अंदर उस हिस्से से जुड़ना होगा जो जानता है कि कैसे ठीक होना है। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्मा अनंत और शाश्वत है। मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक रूप परिवर्तन है। हमारी उपचारक शक्ति हमेशा हमारे साथ है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, अगर मैं समराइज करूं तो वो हैं, अपने विचारों को होशपूर्वक चुनें और पॉजिटिविटी को हाँ कहें। रोजाना खुद को पूरी तरह स्वीकार करने का अभ्यास करें, अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ। बदलाव लाने की जिम्मेदारी लें और संकल्प करें। गुस्सा, डर, अपराध बोध जैसी भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें रचनात्मक रूप से बाहर निकालें और माफी का रास्ता चुनें। समझें कि आपके विश्वास आपकी हकीकत बनाते हैं। अपने शरीर की सुने और उसे प्यार करें, और सबसे बढ़कर खुद को और दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहें। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इन सभी विचारों के केंद्र में एम्पावरमेंट का संदेश है। बदलाव लाने और ठीक होने की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। हम एक उच्चतर बुद्धि या ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़े हुए हैं, जो हमें सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद करती है। ये जीवन आत्मखोज, आत्मप्रेम और निरंतर उपचार की एक यात्रा है। ये समझना कि हम हमेशा सुरक्षित हैं और जीवन हमें सहारा देने के लिए ही है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। ये किताब एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करने की बात करती है जहां एक दूसरे से प्यार करना सुरक्षित महसूस हो। लेखिका का सपना एक ऐसे विश्व का है जहां हर किसी को वैसे ही स्वीकार और प्यार किया जाए जैसे वे हैं। जरा सोचिए, अगर हम में से हर एक इंसान व्यक्तिगत स्तर पर खुद को ठीक करने, खुद से प्यार करने, अपनी बनाई सीमाओं को तोड़ने का ये काम करता है, तो क्या हम सब मिलकर सामूहिक रूप से एक ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा शांतिपूर्ण और ज्यादा स्वीकार करने वाली दुनिया नहीं बना सकते? ये विचार मूल रूप से लुइस एल हे के हैं, जिनकी किताब में इन गहराइयों को और भी विस्तार से खोजा गया है। यह सचमुच एक गहरा विचार है। खुद से प्यार और खुद को स्वीकार करने की ये यात्रा भले ही व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों को चोट पहुंचाना या उनकी आलोचना करना मुश्किल हो जाता है। अपने अंदर शांति पाना ही बाहरी दुनिया में शांति लाने का पहला कदम है। हर एक व्यक्ति का उपचार पूरी धरती के उपचार में अपना योगदान देता है।